Hello, good afternoon. Today we will discuss about the preamble, right? हम लोग लास्ट कुछ क्लासेस से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी कर रहे हैं. I have already told you that some basic book you need to consult, right? First, NCERT 11-12. This is a good book you have to consult. D.D. Basu, Subhas Kashyap or M. Lakshmikant. Three good book available in market, but I recommend you D.D. Basu or Lakshmikant. Lakshmikant is quite popular to the people, right? अब देखो बच्चे, लक्ष्मीकांत तो ठीक है, इस बुक को पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको एक बेयर एक्ट भी रखनी चाहिए. येलो कलर की बेयर एक्ट है यूनिवर्सल का, वो भी आपको पढ़ना चाहिए. साथ में अगर आप कोई और टेक्स्ट बुक कवर कर सकते हो तो वो भी देखना ठीक है. लक्ष्मीकांत सफिशिएंट नहीं है, वो पीटी के लिए ठीक है. कुछ क्वेश्चन ही आपको मेंस में आएंगे. बीएल फाड़िया वगैरह आप कंसल्ट कर सकते हो मेंस के लिए. हम लोगों का जो आज डिस्कशन का एजेंडा है वो है प्रियम्बल, राइट? जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज अ प्रियम्बल, राइट? प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, इसका जो ट्रेंड है ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हम देखते हैं. प्रियम्बल जो है फर्स्ट टाइम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने इंट्रोड्यूस किया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फॉलो दैट ट्रेडिशन, राइट? प्रियम्बल इज मेनली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ जे.एल. Nehru objective resolutions, right? J.L. Nehru's objective resolution in Constituent Assembly. प्रियम्बल का अगर हम इमेज देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही जे.एल. नेहरू जी ने जो रेजोल्यूशन लिया था 13 दिसंबर 1946, उसमें हमने इस पॉइंट को देखा था. 13 दिसंबर 1946. प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है. डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने प्रियम्बल को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया है. फॉर एग्जाम्पल एन.ए. पालकीवाला, according to N.A. Palkiwala, we have started that, right? According to N.A. Palkiwala, preamble is a identity card. जिस तरह से किसी स्टूडेंट का एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसी तरह से प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडेंटिटी कार्ड है. इसमें गोल्स, फिलॉसफी, ऑब्जेक्टिव, ये सब कुछ मेंशन है. इट इज अ आइडेंटिटी कार्ड. इट इज अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज अ बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री. And preamble is a philosophy of that constitution. Indian preamble is also philosophy of our constitution. It is the objective of our constitution. It is the basic value of our constitution that is incorporated in preamble, right? So N.A. Palkiwala say it is the identity card, right? Noted constitutional expert and champion of political subject E. Barker believed that it is a keynote of the Constitution. E. Barker believed that it is a keynote of the Constitution. Keynote of the Constitution, right? Right? According to K.M. Munshi, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, K.M. Munshi believe it is a horoscope of the Indian Constitution. Preamble is a horoscope of the Indian Constitution. Horoscope of the Indian Constitution, right? Preamble पे हमने 2-3 कोट लिखा है, जैसे पालकीवाला जी का आइडेंटिटी कार्ड है, K.M. Munshi इट इज अ हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ई बारकर का इट इज अ की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? ठाकुरदास भार्गव, he is also constitutional expert, right?
It considered that it is a jewel set या जेम ऑर्नामेंट्स की तरह रखा। उन्होंने कहा इट इज ऑर्नामेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। Preamble is also considered as a philosophy of Indian Constitution. Getting my point, right? अब प्रियम्बल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्रियम्बल का मैंने आपको पहले ही कहा कि जो ओरिजिन है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत हद तक जो है ये इंस्पायर था, राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जे.एल. नेहरू जी ने एक रेजोल्यूशन लिया और उस रेजोल्यूशन के बेस पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल को एड ऑन किया गया, जिसमें कोर वैल्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, जैसे हम कहते हैं जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी एंड ऑल द थिंग्स, राइट। दिस आइडिया वाज इनकॉर्पोरेटेड। नाउ कमिंग टू द वर्ड ऑफ द प्रियम्बल, इसमें क्या सब लिखा है, क्या पॉइंट्स हैं, क्या चीज इसमें अंदर डिस्कस किया गया है, राइट। वी हैव टू राइट अबाउट दैट कि प्रियम्बल में कौन कौन से टर्म्स, कौन कौन से वर्ड मेंशंस किए गए हैं। We the people of India, we the people of India, right, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, right. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, right? Constitute India into a sovereign, socialist, secular एंड डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट है। कुछ वर्ड्स हैं जो की वर्ड्स हैं, यू हैव टू रिमेंबर दैट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। मैंने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, right? वर्ड रिपब्लिक भी है, रिपब्लिक, and to secure for its all citizen, right, and to secure all citizen क्या सिक्योर करना है, जस्टिस, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। जस्टिस कौन कौन सा है, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, राइट, देन इंटीग्रिटी, फ्रैटर्निटी, इंटीग्रिटी, ओके। And do we hereby on 26th of November 1949 we adopted, right है, adopted, enacted and to give ourselves, right, and come into force 26th of January 1950, right है। एडाप्टेशन का डेट हमने देखा 26 नवंबर, फोर्स का डेट है 26 ऑफ जैन 1950। 26 ऑफ नवंबर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कॉन्स्टिट्यूशन को उस दिन को एडॉप्ट किया गया। कुछ प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का पहले इंप्लीमेंट किया गया, जैसे सिटीजनशिप, पार्लियामेंट, इलेक्शन प्रोसेस। 26 ऑफ नवंबर एवरी ईयर सेलिब्रेटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे। फुल फ्लेज में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब आया है, 26 ऑफ जनवरी 1950 को फुल फ्लेज में आया। गेटिंग माय पॉइंट।
क्यों ऐसा किया हमने, उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। जेएल नेहरू जी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने 1929 राइट 1929 में लाहौर रेजोल्यूशन में इन्होंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट ईयर 26 जनवरी 1930 वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे, राइट, एंड दे डिड। उस डे को हिस्टोरिक बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को फुल फोर्स में लाया गया, राइट, एंड वी बिकम रिपब्लिक। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से सोल है, फिलॉसफी है, ऑब्जेक्टिव है, गोल है। ये जो टर्म्स इसमें दिए गए हैं, वी हैव टू एक्सप्लेन ऑल दिस टर्म सिस्टमैटिकली, बट बिफोर गोइंग टू दैट डिस्कशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी सम फैक्ट रिगार्डिंग द प्रियम्बल। हमें प्रियम्बल के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स को भी जानना जरूरी है। जैसे प्रियम्बल में अभी तक कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, राइट? प्रियम्बल में अभी तक सिर्फ वन टाइम अमेंडमेंट हुआ है, दैट इज अ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, राइट? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, one time, only one time preamble was amended. The three keyword was added here. Three keyword, कौन-कौन से keywords हैं? Socialist, secular and integrity, right? This is the three keyword was added in preamble. Socialist, secular, integrity, right? This is the three word. अभी तक उसके बाद कोई भी चेंजेस या किसी तरह का कोई अमेंडमेंट या किसी तरह के कोई मॉडिफिकेशन प्रियम्बल में नहीं किया गया। क्लियर? देखो बच्चों, प्रियम्बल जो है अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट केस के साथ भी लिंक्ड है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में 2-3 केसेस हैं जो प्रियम्बल से कनेक्टेड हैं। बेरूबारी का केस 1960 में। व्हाट इज बेरूबारी? बेरूबारी वेस्ट बंगाल में एक लैंड है, लैंड था इनफैक्ट, ठीक है, और बेरूबारी दार्जिलिंग का पार्ट था, दार्जिलिंग नॉर्थ बंगाल का, जिसको भारत सरकार ने बांग्लादेश को दिया बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। 1954 से ये जो है टॉक चल रहा था, अराउंड 1954 में। फाइनल जिसका सेटलमेंट है 1960 में हुआ है। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से दिया गया, राइट? इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के कंसिडरेशन पे सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को लेके गए, राइट? सो फाइनली इसमें जो कंक्लूजन आया कि कोई भी टेरिटरी बिना पार्लियामेंट में अमेंडमेंट किए 368 का इस्तेमाल किए हम नहीं दे सकते हैं। सो लेटर ऑन गवर्नमेंट हैज पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और जो है 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है आपका पास किया गया, और उसके बाद जो है इसमें चेंजेस करके डाला गया, राइट है? सो बेरूबारी का जो मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो पॉइंट्स रेज किए गए उसमें यह कहा गया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, राइट? लेटर ऑन वेरी फेमस केस, दैट इज द केशव नंदा भारती केस 1973, right? In this Keshav Nanda Bharti case, Supreme Court ruled that preamble is a part of the Indian Constitution. Preamble जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इस पर हम लोग इलेबरेट में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही जो फैक्चुअल मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। एंड 1995 LIC केस ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड दैट कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, राइट? बेसिक पार्ट के अंदर जो है, जो इसमें पॉइंट्स हैं वो बहुत सारी चीजें बेसिक पार्ट्स के अंदर आती हैं। सो प्रियम्बल का जो
अर्लियर जजमेंट था कोर्ट का बेरूबारी केस में, उससे अलग जजमेंट इन्होंने दिया और कहा कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल से जनरली जब क्वेश्चन आता है तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी पूछे जाते हैं और यह भी पूछा जाता है कि फिलॉसफी, डिस्कस द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम एमसीक्यू की बात करते हैं तो ज्यादातर बेरूबारी केस या केशवनंदा भारती केस या अमेंडमेंट कितनी बार हुआ है या कौन कौन से पॉइंट इसमें डाले गए हैं, राइट, जनरली यही पूछा जाता है। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन पर आएंगे जो कि मेंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है या कभी भी आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेनेशन। देखिए प्रियम्बल में कुछ इंपॉर्टेंट और की वर्ड्स है, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, राइट। सबसे पहले इसी 3 वर्ड पे आते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, राइट। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इट्स मीन द पीपल ऑफ इंडिया इज अ सॉवरेन। बिफोर 1947 वी आर नॉट पॉलिटिकली सॉवरेन, वी आर अंडर द ब्रिटिश रेजिम, राइट। भारत की आजादी 15 अगस्त 1947 है। इसके पहले हम लोग जो है ब्रिटिश का कॉलोनी थे। प्रियम्बल में यह भी इंडिकेट करता है कि भारत के लोग अब सुप्रीम हैं, आजाद हैं, एंड द पीपल ऑफ इंडिया इज अ सोर्स ऑफ द अल्टीमेट पावर, द एक्सरसाइज, इट एक्सरसाइज थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो पीपल मास आर अल्टीमेटली सोर्स ऑफ पावर, राइट, सिंस इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ओके। भारत ब्रिटिश का कॉलोनी था, अभी नहीं है, उसके बाद भी हम कॉलोनियल लिगेसी को मेंटेन रखते हुए ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट है। वी आर नॉट अ कॉमनवेल्थ कंट्री बट वी आर पार्ट ऑफ इट, राइट। अब टर्म है आपका सॉवरेन। व्हाट इज मीन बाय टर्म सॉवरेन, राइट है। सॉवरेन लैटिन वर्ड सुप्रेनस से निकला है, सुप्रेनस, इट्स मीन सुप्रीम पावर, इट्स मीन सुप्रीम पावर। Sovereignty term first time used by French philosopher Jean Bodin, right है, Jean Bodin. However, Jean Bodin idea was not complete because he put several restrictions on preamble term that was used here, sovereign. He has put the numbers of restriction on sovereignty. सॉवरेंटी, संप्रभुता, बॉदिन का जो आइडिया है उसमें बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। सो कंप्लीट टर्म वाज गिवन बाय थॉमस हॉब्स, राइट। अब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के केस में क्या है सॉवरेंटी का मतलब? इंडिया इज अ सॉवरेन, राइट, इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम। एवरी पर्सन हैव टू फॉलो इट। जो भारत में रहने वाले लोग हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है। दोज आर लिविंग इन इंडिया, दे हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम। इंडिया इज नॉट डिपेंड एनी वन। देर आर द 3 to 4 टर्म की वर्ड यू कैन डिराइव फ्रॉम दैट सॉवरेंटी में, कि भारत आजाद देश है, इंडिया इज अ सॉवरेन, दे आर नॉट डिपेंड एनी वन, इंडिया holding a supreme power, everybody those are living here, they have to follow the constitution, the law, and law constitution applicable to the all people. भारत में रहने वाले सभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है, कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए हुए कानून को, लॉ को सभी लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है, एंड एवरीबडी आर अंडर दैट। नो वन कैन चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीमेसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। पार्लियामेंट के जो लॉ हैं सबके ऊपर एप्लीकेबल हैं जो टेरिटरी भारत में है। सो सुप्रीम पावर, इंडिया वेस्टेड टू द सुप्रीम पावर ओवर इट्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या है? जो सिटीजन है।
आपके हमारे जैसे जो लोग हैं उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनली जो है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, लॉ ऑफ द कंट्री इज सुप्रीम, नो वन एबव टू द लॉ, राइट? नाउ द टर्म सोशलिस्ट, when we are coming to the term socialism or socialist, here a modified form of socialism was used. It's mean mixed economy. भारत की जो सोशलिज्म है वो आपका मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर बेस है। किसके ऊपर बेस है? मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर। मतलब प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों साथ बाय साथ चलेगा, राइट? सोशलिज्म में हमारा सोशलिज्म गांधीयन और नेहरूवियन दोनों आइडिया से इंस्पायर है। गांधी जी का जो फिलॉसफी है, रूरल इंडिया का डेवलपमेंट, सेल्फ सफिशिएंट, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एट द सेम टाइम जेएल नेहरू के जो थॉट्स हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट, हेवी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम, ये भी हैं। सो भारत का जो सोशलिज्म है, सोशलिस्टिक आइडिया है, मिक्स इकोनॉमी है। आप कह सकते हो कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है ये, राइट है? डेमोक्रेसी साइड बाय साइड सोशलिज्म। 1955 में भारत सरकार ने कांग्रेस के सेशन में जवाहरलाल नेहरू जी के लीडरशिप में एक रेजोल्यूशन पास किया। वो रेजोल्यूशन 1955 में है। इसको बोलते हैं आबादी सेशन ऑफ कांग्रेस। कौन सा सेशन बोलते हैं इसको? आबादी सेशन ऑफ कांग्रेस। आबादी क्या है? आबादी इज अ नेम ऑफ द सिटी जो चेन्नई में है। वहां कांग्रेस पार्टी का एक मीटिंग बुलाई गई थी, कांग्रेस पार्टी की आईएनसी की मीटिंग, जिसके चेयरमैन यूएन देवर थे। और नेहरू जी ने इस प्रपोजल को अप्रूव किया था कि भारत में एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी को फॉलो करेंगे, राइट है? सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी का मतलब ये भी है कि जो डाउन प्रोडन है, जो इकोनॉमिकली डिप्राइव सेक्शंस हैं, राइट, जो वीकर सेक्शन है, उनके लिए भी काम किया जाएगा। एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट होगा, लैंड रिफॉर्म होगा, मिनिमम वेज एक्ट होंगे, एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी होगा। एक इगैलिटेरियन सोसाइटी का कंसेप्ट जो है सोशलिज्म के आइडिया में लिया गया था। यू विल सी इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर रिलेटेड टू द सोशलिस्टिक आइडियाज। अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करें तो सोशलिज्म के कुछ आइडियाज यू विल सी हियर। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 39 प्रोविजन ऑफ ए बी सी डी, राइट, सोशलिज्म के आइडियाज। आर्टिकल 38 यू विल सी देयर आर द नंबर ऑफ प्रोविजन सोशियो इकोनॉमिकल जस्टिस के लिए, राइट। आर्टिकल 41, राइट, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट। देन 47 टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, ओके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में प्लीज ध्यान दीजिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं जो सोशलिज्म के आइडिया को सपोर्ट्स करते हैं। जैसे 47 में टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, राइट, टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल में सरकार की बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं, जैसे एनआरएलएम का स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना है, हाउसिंग स्कीम है, उज्ज्वला स्कीम है, इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं। 47 में टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड of the common people, right? So what I would like to say that the directive principle is supporting to the idea of socialism. Directive principle mentioned in article 36 से 51, from article 36 to 51, right? Part 4, which part directive principle deals? Part 4. So जो हमारी प्रियम्बल में जो पॉइंट्स है कि हमें सोशलिज्म के आइडिया को फॉलो करना है, इस पॉइंट्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जगह दिया गया। और भारत सरकार ने आज़ादी के बाद यू विल सी कि नंबर्स ऑफ स्टेप्स हैव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप देखेंगे चाहे 9th शेड्यूल का लैंड रिफॉर्म का प्रोग्राम हो, राइट, जमींदारों से जमीन लेकर के पब्लिक पर्पज के लिए उसको यूटिलाइज करना, राइट, वेरी फेमस 9th शेड्यूल। इवन यू विल सी द मेनी वेलफेयर स्कीम्स, देन बाउंडेड लेबर एक्ट को पास करना, और भी सारी फैसिलिटी जैसे लैंडलेस वर्कर्स के लिए, इवन जिनके पास जमीन नहीं था उनको जमीन अलॉट किया गया। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम एंड पॉलिसी चलाया गया जिससे सोशलिज्म के आइडियाज को इंप्लीमेंट किया जाए, उसको एग्जैक्टली एग्जीक्यूट किया जाए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोर फिलॉसफी है, राइट। नाउ वी आर कमिंग टू सेक्युलर।
Another important point that is mentioned in our preamble, that is the idea of secularism. India is a secular country, right? Secularism does mean a state has no official religion. भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. एंड द पर्सन हु आर लिविंग इन इंडिया दे कैन फॉलो वॉट एवर देयर रिलीजन. भारत में रहने वाले सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट है. चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आपको आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट. यू आर इंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ द रिलीजियस फ्रीडम. एवरी सिटीजन हैव अ राइट, ओके. सेकेंड थिंग, स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन. जैसे कुछ कंट्री का आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे पाकिस्तान है. पाकिस्तान एक थियोक्रेटिक कंट्री है, राइट है, इस्लामिक कंट्री है. बांग्लादेश इज ए इस्लामिक कंट्री. बट इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट वी सी, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन. एंड रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इज सेपरेटेड. रिलीजन इज अ पर्सनल अफेयर. हाउएवर इंडियन आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्ट आइडिया, क्योंकि वहां चर्च को स्टेट से सेपरेट किया गया है. भारत में रिलीजन को पर्सनल अफेयर माना गया है और पॉलिटिक्स को पब्लिक अफेयर माना गया. स्टेट की पॉलिसी रिलीजन से डिराइव नहीं होता है. यहां कोई पोप या रिलीजियस प्रीस्ट इंटरव्यू नहीं करता है, राइट है. अगर कॉन्स्टिट्यूशनली हम देखें तो कुछ प्रोविजंस हैं जो सेक्युलरिज्म के आइडिया को प्रमोट करता है. फॉर एग्जांपल आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, दिस इज द टू वेरी फेमस आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट. Then 25 article, 26 article, 27 article, 28 article. You all know that what is written in here, right? Article 15, person shall not be discriminated in public places, religion ground and other XYZ ground. Article 16 have a similar type of ideas. Person will not be discriminated in public employment, caste, creed, gender, birthplace or any of them. 25 freedom of conscience, freedom of religious propagation, राइट है, रिलीजियस बिलीफ. 26 में राइट है रिलीजियस रिचुअल प्रैक्टिस करना. 27 में टैक्स वगैरह ना देना जबरदस्ती, जो है किसी तरह की फाइनेंशियल जो है ऑब्लिगेशन ना होना. 28 में भी हम देखते हैं इंस्टीट्यूशन और प्रैक्टिस वगैरह मेंटेन करना. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी सी 29 एंड 30 माइनॉरिटी से रिलेटेड राइट्स हैं. ये भी जो है आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है रिलीजियस फ्रीडम को इंश्योर करता है. दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, राइट. देन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी वाज सेट अप. डिस्पाइट मोर देन 80% ऑफ पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन, जो अदर रिलीजन के लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कोई ना कोई सेटबैक हो रहा है. कभी कभी मॉब लिंचिंग या कम्युनल थ्रेट ऐसा होता है, बट it is not a state sponsored, it is by the anti-social element or some fundamentalist, so it is negligible point. भारत में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी दे बिलोंग. फॉर एग्जांपल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, राइट है, प्राइम मिनिस्टर बने. फॉर एग्जांपल एपीजे अब्दुल कलाम जी, राइट है, वो प्रेसिडेंट बने. डॉक्टर हामिद अंसारी, राइट है. So India have followed a secular practice. India is a secular country. There is no question mark on that, as we know. From constitutional point of view, we can clearly say that. So sovereignty और हमने socialism के points को हमने discuss किया है, right है. देखो बच्चे, next point में आता है sovereign, socialist, secular, democratic republic, right है. Democratic भी है और रिपब्लिक भी है. डेमोक्रेटिक की जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी, राइट, ग्रीक वर्ड डेमोस प्लस क्रेटिया दो वर्ड से निकला है. ग्रीक वर्ड है डेमोस, डेमोस का मतलब होता है पीपल, क्रेशिया मतलब होता है रूल. सो डेमोस मीन रूल बाय द पीपल, राइट है. डेमोस मीन रूल बाय द पीपल, ओके. डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? रूल बाय द पीपल.
देखो, डेमोक्रेसी के बारे में अगर हम देखें तो अब्राहम लिंकन एक बार कहते हैं डेमोक्रेसी मीन बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, राइट है। डेमोक्रेसी को ज्यादातर कंट्री ने एक्सेप्ट किया, भारत ने भी इसको एक्सेप्ट किया। डेमोक्रेसी से फ्रीडम आता है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर फादर थे मिस्टर हैमिल्टन, उन्होंने एक पेपर लिखा जिसका नाम था फेडरलिस्ट पेपर, राइट। तो फेडरलिस्ट पेपर में हम क्या देखते हैं कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया गया अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी तरह भारत भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और भारत भी डेमोक्रेसी के लिए काफी लंबी लड़ाई लड़ा है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जिंदा रखने के लिए। सो डेमोक्रेटिक जो आइडियाज है भारत के लिए और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि एक प्रोमिनेंट पॉइंट है। J.S. Mill once made a remark about the democracy, राइट है, कि डेमोक्रेसी जो है आपका कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज में होना चाहिए, राइट है। डेमोक्रेसी में लोगों को फ्रीडम मिलता है, माइनॉरिटीज को राइट मिलते हैं, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन होता है, ओके। सो मोस्ट ऑफ द एडवांस कंट्री फेवर डेमोक्रेसी, ऑल्दो देयर आर द टू टाइप ऑफ डेमोक्रेसी वी नो, वन इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, indirect, second one is direct, right? India is an example of indirect democracy, parliamentary democracy, representative democracy, right? Okay, fine. Direct democracy आज के टाइम में बहुत कम कंट्री है, कुछ सम स्कैंडिनेवियन कंट्री स्विट्जरलैंड वगैरह में है। सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। क्या है भारत में? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। जब हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो कुछ उसके आइटम्स हैं, आई मीन कुछ टूल्स हैं, प्लेबिसाइड, रेफरेंडम, रिकॉल, इनिशिएटिव्स, राइट है। दीज आर द सर्टेन टाइप ऑफ टूल्स रिगार्डिंग द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, राइट। प्लेबिसाइड, रिकॉल और इनिशिएटिव्स। देखिए बच्चे, भारत का जो डेमोक्रेसी है एक वाइब्रेंट एंड लाइव डेमोक्रेसी है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, राइट। डेमोक्रेसी का क्राइटेरिया है कि रेगुलर इलेक्शन हो, पीपुल्स पार्टिसिपेशन करें और एक ही पार्टी का शासन न हो, राइट। दूसरे पार्टी भी आए, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। इसके लिए वी ऑल हैव टू थैंकफुल टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि भारत के डेमोक्रेसी को जिंदा रखा, राइट। अब देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो आज के टाइम में फिजिबल नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देखते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टर्म है जो एसोसिएटेड है, कभी कभी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है? राइट, ओपिनियन ऑफ पीपल ऑन लेजिस्लेटिव प्रपोजल। भारत में जूनागढ़ के वक्त हम आप कह सकते हैं कि ऐसा हुआ, लेजिस्लेटिव प्रपोजल के ऊपर पीपल का ओपिनियन, पब्लिक इंपॉर्टेंट इश्यूज पे जब किसी बिल या प्रपोजल के ऊपर ओपिनियन लिया जाए, दैट इज कॉल्ड द रेफरेंडम। व्हाट इज प्लेबिसाइड? प्लेबिसाइड का मतलब होता है पब्लिक ओपिनियन, राइट है, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट इश्यूज पे, बट इट इज नॉट अ बिल, इट इज नॉट अ policy, it's just an opinion of the people, whether this territory will be the part of India, whether that territory will be not the part of India. So that is the plebiscite. Recall का क्या मतलब है? Recall का मतलब है you can call your representative. जैसे भारत में क्या है, भारत में आप लोकसभा का इलेक्शन देखते हैं जहां पर आपके जैसे और हमारे जैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लोकसभा का इलेक्शन हुआ, इनडायरेक्टली राज्यसभा का इलेक्शन है और लोकसभा का इलेक्शन जो है डायरेक्टली है। डायरेक्ट इलेक्शन है, पीपुल डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में। 5 सालों का टर्म फिक्स है। सपोज कीजिए अगर 2 साल के बाद आपको लगता है कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, दे आर नॉट परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू द मार्क या अकॉर्डिंग टू योर डिजायर और योर विशेस, देन व्हाट यू विल डू? यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। 5 सालों के लिए आपने टर्म दिया, आपको उनको टॉलरेट करना पड़ेगा। लेकिन जब रिकॉल की बात आती है तो रिप्रेजेंटेटिव को आप कभी भी कॉल कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? सपोज कीजिए आपको लगता है कि साल भर के बाद, 2 साल के बाद उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? उनको बुला सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द रिकॉल।
इनिशिएटिव क्या है? जनरली जो बिल है या कोई प्रपोजल है, कोई ड्राफ्ट है, वो कौन इनिशिएट करता है? पार्लियामेंट से इनिशिएटिव होता है, राइट है? पार्लियामेंट बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है, हमारे आपके जैसे कॉमन लोग तो नहीं बनाता है, राइट है? तो जब इनिशिएटिव का प्रपोजल होता है वहां पे कॉमन मास से पूछा जाता है, या कॉमन मास आर टेकिंग स्टेप्स टू फ्रेम अ बिल और प्रपोजल. गेटिंग माई पॉइंट? सो दीज आर द 4 mechanism or tool of direct democracy. It is not practiced in India, right? भारत एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है. भारत का डेमोक्रेसी में हम ये देखते हैं कि रेगुलर इलेक्शन हो रहा है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, जिसका एक मिनिमम एज है. जो लोग 18 ईयर से एबव हैं उनको वोट देने का अधिकार है. जब आजाद हुए थे हम, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, उस समय 21 ईयर का एज रखा गया था कि जो 21 साल से ज्यादा एज होंगे वो वोट कर सकते हैं. लेकिन अभी जो स्टेटस है वो 18 ईयर एंड एबव है. 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये प्रोविजन किया गया था कि दोज आर एज ऑफ 18 कैन गिव द वोट. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन ऑल्सो नोट डाउन हियर दैट आर्टिकल 325, 326 ये कहता है कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, जेंडर, क्रीड, वोटिंग राइट हैज टू बी गिवन टू द ऑल, राइट है? भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का कंसेप्ट है. इंडिया में किस चीज का कंसेप्ट है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का कंसेप्ट है. सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, राइट? तो हमने कौन कौन से वर्ड डिस्कस किए हैं? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, democratic and republic. Now we have to discuss about the republic. Republic, right? Republic का जो मीनिंग है इन कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म, हेड ऑफ ए स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट. हेड ऑफ द स्टेट हमारा कौन है? प्रेसिडेंट है. हेड ऑफ द स्टेट गेट इलेक्टेड, राइट है? हेड ऑफ द स्टेट गेट इलेक्टेड, ठीक है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. भारत में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है. एंड प्रेसिडेंट गेट इनडायरेक्टली इलेक्टेड. भारत में प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द स्टेट है. हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर. तो इनका इलेक्शन होता है और वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है. फाइन. दे आर नॉट बेस्ड ऑन हेरिडिटी. ये कोई हेरिडेटरी नहीं है जैसे हम इंग्लैंड में देखते हैं क्वीन. इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है, ना ही इनका कोई लिगेसी पे है. सपोज कीजिए एक फैमिली, एक रॉयल फैमिली कंटिन्यू कर रहा है, राइट? तो वही फैमिली कंटिन्यू करेगा. भारत में ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं है, बिकॉज इंडिया एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है. भारत में डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिकन कंट्री है. हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी है और हमारा हेड ऑफ द स्टेट किसी हायरार्की के ऊपर बेस नहीं है. It is not based on blood relation, right? It is a elected. Second point, constitution. भारत जो है, भारत की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है. अगर 1947 या 1950 एग्जैक्टली हम देखें तो वी डोंट हैव आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट है? जब कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम किया जा रहा था तो हमने क्या देखा? 1947 से 1950 तक जो इंडिया रूल हो रहे थे वो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लॉ बना रही थी. दे आर एक्टिंग लाइक ए पार्लियामेंट. दे आर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन साइड बाय साइड. दे आर एक्टिंग एज अ पार्लियामेंट, राइट है? सो आफ्टर 1950 वी बिकम द रिपब्लिक, राइट है? तो रिपब्लिक ये टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रांस से लिया गया है, रिपब्लिक. सो इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री. Now, coming to next segment, that after sovereign, socialist, secular, democratic republic, we have to discuss the certain ideals that was incorporated in our constitution. These ideals are to secure justice, right? Justice to all. There are broadly 3 types of justice that is mentioned. Social justice,
political justice and economic justice, right? When we talk about the justice is a very broad concept, right? Social justice means सामाजिक न्याय, right? What is mean of it? When the weaker section, downtrodden, SC, ST, underprivileged class has given the certain type of benefit, when they will be given opportunity for development, they got opportunity, discrimination free society, they will be given equality, then it is called the social justice. सामाजिक न्याय का मतलब है समाज के वंचित वर्ग, समाज के कमजोर वर्ग, SC, ST, दलित, पिछड़ा, महिला, आदिवासी, उनका कल्याण किया जाए, राइट है, उनका वेलफेयर किया जाए। राम मनोहर लोहिया जी की आइडियोलॉजी को, जयप्रकाश नारायण जी की आइडियोलॉजी को, बाबा साहब अंबेडकर की आइडियोलॉजी को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर ने इनकॉर्पोरेट किया डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, कॉन्स्टिट्यूशन में, उस आइडिया को इंप्लीमेंट करना ही सामाजिक न्याय है, सामाजिक जो है जस्टिस का एग्जाम्पल है, सोशल जस्टिस का एग्जाम्पल है। सो इट्स मीन अपलिफ्टमेंट ऑफ SC का अपलिफ्टमेंट होना, ST का अपलिफ्टमेंट होना, दलितों का, SC, ST, वोमेन, फिजिकली चैलेंज्ड, राइट है, फिजिकली चैलेंज है, मार्जिनल फार्मर है, माइनॉरिटीज है, उनके विकास के लिए जो काम किया गया, जैसे हमने पढ़ा मंडल कमीशन, राइट है, मंडल कमीशन जो है 27% आरक्षण की बात करता है ओबीसीज को। दिस इज ए एग्जांपल ऑफ सोशल जस्टिस, राइट है। रिसेंटली पार्लियामेंट हैज पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 107, जहां पर महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है लोकसभा में और विधानसभा में, स्टेट असेंबली में और आपका लोकसभा में। दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सोशल जस्टिस, राइट। इसी तरह पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में आर्टिकल 243D में व्हाट वी सी, रिजर्वेशन फॉर SC, ST एंड वुमेन, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल। लोकसभा में सीटें 332 में, 330 में, स्टेट असेंबली में और लोकसभा में आपका सीट को रिजर्व किया गया है SC के लिए। दिस इज ए सामाजिक न्याय। अपार्ट फ्रॉम दैट बाउंडेड लेबर एक्ट पास करना, चाइल्ड लेबर एक्ट पास करना, राइट है। देन सरकार की कुछ योजनाएं जैसे उज्ज्वला स्कीम, हाउसिंग फॉर ऑल, BPL फैमिली के लिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, अंत्योदय योजना है, सरकार के जो लाभकारी योजनाएं हैं, वेलफेयर के स्कीम है, ये सब कुछ सामाजिक न्याय के अंदर आता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ओरिजिनल स्पिरिट है कि सोशल जस्टिस देना है, समाज के सभी वर्गों का कल्याण करना है, सामाजिक न्याय करना है, राइट है। नाउ कमिंग टू पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस डज मीन वन मैन वन वोट। चाहे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हो, उनका वोट भी एक है, हमारे आपके जैसे लोगों का भी वोट एक है और इब्राहिम लोदी का भी वोट एक है। गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट आई एम टेलिंग यू, एवरीवन हैव अ वन वोट, राइट है, वन मैन वन वोट, वन थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट जो हायर पॉलिटिकल पोस्ट हैं वो किसी प्रिविलेज्ड क्लास के लिए नहीं होगा, कोई अंडर प्रिविलेज क्लास के लोग भी बन सकते हैं, जैसे हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री द्रौपदी मुर्मू जी, या मान लीजिए इसके पहले रामानंद कोविंद जी थे, वो दलित वर्ग से थे, डिप्राइव सेक्शन से थे, दे कैन ऑल्सो बिकम द प्रेसिडेंट एंड हायर पोस्ट, राइट है। सामाजिक न्याय में या राजनीतिक न्याय में हम ये भी देखते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट किसी एक पर्सन के फेवर में नहीं होगा, दे आर फॉर ऑल पीपुल, दे आर कॉमन फॉर ऑल, anyone can compete, anyone can contest लोकसभा इलेक्शन, anyone can become प्राइम मिनिस्टर, राइट है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी काफी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, राइट है। सो ये जो है आपका पॉलिटिकल जस्टिस का एग्जाम्पल है कि किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वालिटी हो और प्रिविलेज क्लास का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, राइट है। अंडर प्रिविलेज क्लास को भी मौका दिया जाएगा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय। जब हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं तो सरकार की ऐसी पॉलिसीज हैं, सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जो वीकर सेक्शन को बेनिफिट देता है। जैसे हम देखते हैं हाउसिंग स्कीम्स है,
या फूड सिक्योरिटी स्कीम्स है, राइट है, स्कॉलरशिप पॉलिसीज है। ऐसे पॉलिसीज इकोनॉमिक जस्टिस के अंदर आता है। अगेन आई विल कम टू द पॉइंट, लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, आर्टिकल 38 सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, 39 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, है ना। ये जो पॉइंट्स हैं इसको भी आप सामाजिक न्याय के अंदर या इकोनॉमिक जस्टिस के अंदर रख सकते हो, राइट है। यू कैन राइट दिस थिंग अंडर द इकोनॉमिक जस्टिस, ओके। अभी प्रोमिनेंट एग्जांपल में दे सकते हो उज्ज्वला योजना, हाउसिंग फॉर ऑल, राइट है। सरकार की जो वेलफेयर पॉलिसीज हैं, सरकार की तरफ से जो बेनिफिट दिया जा रहा है डाउन ट्रेडेन को, दैट इज ऑल्सो कमिंग अंडर द इकोनॉमिक जस्टिस। देखो, भारत में एब्सोल्यूट इकोनॉमिक जस्टिस तो हो नहीं सकता, राइट है। आप यही कर सकते हो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मिनिमम वेज एक्ट, नरेगा जैसा प्रोजेक्ट चल सकता है, या सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी है कि आप जॉब कर सकते हैं, आप इंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जैसे भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ऐसे कुछ स्कीम्स लाए हैं। मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है, हेल्थ रिलेटेड इशू है, आयुष्मान भारत स्कीम चल रहा है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट चल रहा है, राइट है। सो इकोनॉमिक जो आर्थिक न्याय है, एब्सोल्यूट इकोनॉमिक जस्टिस नहीं हो सकता, लेकिन जो मार्जिनल सेक्शन है, जो डाउन ट्रोडन है, उनके लिए बेहतर काम किया जा सकता है, राइट है। भारत में प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन हैज टेकन द नंबर ऑफ स्टेप्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी। पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम जो भारत सरकार चला रही है, ये भी एक तरह से आर्थिक जो न्याय है इस चीज की बात कह रहा है। हम लोग मार्क्स के टर्म में नहीं जाएंगे कि जहां पर कम्युनिज्म है, ऑल पीपुल आर इक्वल, राइट है। प्रोडक्शन सिस्टम विल बी ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, ईच अकॉर्डिंग टू नीड, राइट है। हमारा जो इकोनॉमिक जस्टिस का कंसेप्ट है वो सोशलिज्म के आइडिया पर है, डेमोक्रेसी के आइडिया पे है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मेंटेन करते हुए, सोशलिज्म को मेंटेन करते हुए जो है आर्थिक न्याय की बातें हैं। प्राइवेटाइजेशन होगा बट रिस्ट्रिक्टेड सेंस में होगा, नेशनलाइजेशन होगा, लैंड रिफॉर्म होगा, राइट है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि 1991 के बाद जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म है उसमें कहीं ना कहीं जो सोशलिज्म के ओरिजिनल कंसेप्ट है वो डाइल्यूट हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। Still, n number of scheme has been initiated by the government of India that certainly ensure the economic justice, right? So जो ideals हमारे preamble में लिखे गए हैं, उस ideals में हम देखते हैं कि justice है, there are the diverse type of justice and you have to elaborate this justice, okay? जैसे आप untouchability वगैरह को भी लिख सकते हो कि untouchability end किया गया, right है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी, राइट है। देखो बच्चे, लिबर्टी, लिबर्टी इज ए वेरी ब्रॉड कंसेप्ट। इट्स मीन डिस्क्रिमिनेशन फ्री सोसाइटी, राइट है, नो आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेशन। लिबर्टी मीन everybody have given opportunity either for their development, education, job, etc. Liberty does also mean freedom of speech and expression. Liberty does also mean religious freedom, okay? Freedom of speech expression के अलावा जो है आपका religious freedom. So liberty एक बहुत ही core concept है for development of individual, for the human integrity, for the human values. When we analyze our constitution, when we analyze our preamble, right hai, what we see, the preamble incorporated these ideals, right, these ideals to ensure the dignity of individuals, right. Liberty constitution में कहाँ कहाँ हम देखते हैं, article 19 में there are the different type of liberty, freedom of speech, expression, association, movement, occupation, etc. Article 19 you can also write, Article 21 you can also write, even you can also write 20 and 22, but
आंसर के लेंथ को देखते हुए आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ लिखना है, क्योंकि आंसर आपको 250 वर्ड्स में जो है कंपाइल करना है। 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट है, और लिबर्टी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा इंटरप्रिटेशन है, वेदर राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फूड, क्लोथ, शेल्टर, राइट टू स्लीप, राइट टू यूथनेसिया, राइट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एट्रोसिटी ऑफ द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, यू कैन ऑल्सो कोट दैट। नेक्स्ट लिबर्टीज में अगर हम आते हैं तो 25, 26, 27, 28 डिफरेंट टाइप की जो लिबर्टीज हैं, उस लिबर्टी को यू कैन मेंशन हियर। गेटिंग माय पॉइंट? आप उस लिबर्टी को मेंशन कर सकते हो। आर्टिकल 25 में डिफरेंट टाइप के रिलीजियस जो है फ्रीडम के बारे में डिस्कस किया गया है। यस यस, यू कैन कम, यू कैन कम। रिलीजियस फ्रीडम को डिस्कस किया गया है डिफरेंट टाइम पे, राइट है। रिलीजियस फ्रीडम को डिस्कस किया गया है, राइट। अब देखो बच्चे, जब हम लिबर्टी की बात करते हैं तो ये सारे पॉइंट्स को आपको बताना है और ये सारे पॉइंट को आप इलेबोरेट करेंगे। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्वालिटी, राइट, इक्वालिटी में क्या करेंगे? आर्टिकल 14, 15, 16 को इलेबोरेट करेंगे, राइट है। इक्वालिटी means equal treatment to all. Person will not be discriminated on the basis of caste, creed, gender, right है। All person are equal in eye of law, okay। इक्वालिटी में हम आर्टिकल 15 को भी कोट करेंगे कि पब्लिक प्लेसेस पे किसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन ना हो, राइट है। 16 में भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जॉब से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ऑल पर्सन आर इक्वल, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन द नेम ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस और एनी ऑफ देम, राइट है। सो आर्टिकल 14 को कोट करना है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, राइट। आर्टिकल 15 को भी कोट करना है कि पब्लिक प्लेसेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, राइट है। सिमिलरली आर्टिकल 16। नाउ कमिंग टू द फ्रैटर्निटी, राइट। फ्रैटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड, राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो टॉक अबाउट द ब्रदरहुड, राइट है। इट्स मीन फ्रेंडशिप। जो डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट समाज के लोग हैं, कास्ट, क्रीड, जेंडर, XYZ, सभी में एक हार्मोनी हो, हार्मोनाइजेशन टू ऑल, राइट। इसी हार्मोनाइजेशन के आइडिया को आपको फ्रैटर्निटी में इनकॉर्पोरेट करना है, राइट। फंडामेंटल ड्यूटी, वी कैन से फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके। फंडामेंटल ड्यूटीज में हमने क्या देखा? आर्टिकल 51 में, 51A में जो है ब्रदरहुड है, राइट। उसमें भी ब्रदरहुड की बातें हो रही हैं। ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन रिस्पेक्ट को वैल्यू करना है, राइट। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रैटर्निटी एज वेल। फ्रैटर्निटी मीन्स हार्मोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप, कास्ट ग्रुप एंड जेंडर ग्रुप, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंटीग्रेशन, राइट। इंटीग्रेशन, ओके। इंडिया और भारत जो है, क्या लिखा है आर्टिकल 1 में? इंडिया और भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया और भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब भारत यूनाइटेड है, इंटीग्रेटेड है। कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन या किसी भी तरह से डिफरेंस होने पर, या मान लीजिए रीजनलिज्म के ग्रोथ होने पर जो है सिकेशन का राइट नहीं है। फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इंडिया इज इंटीग्रेटेड, राइट है। सो इंटीग्रेशन एक जो है इंपॉर्टेंट जो है इश्यूज है, और इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो कुछ चैलेंजेज है वो है कास्ट, रिलीजन, एथनिक प्रॉब्लम्स, ओके, पॉवर्टी, रीजनलिज्म एटसेट्रा are related to challenges of integration, okay। For better integration, you will see in 1961 National Integration Commission was constituted। 1961 में क्या कॉन्स्टिट्यूट किया गया? इंटीग्रेशन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड 1961 में, राइट है। अब इंटीग्रेशन जो कमीशन बना उसके कौन थे चेयरमैन?
Prime Minister, and member are all CM and some cabinet minister. It was reconstituted in 1986. It was reconstituted in 1986. 1986 में इसमें reconstitution किया गया again, and wide power and wide idea has been incorporated. इसमें members कौन होंगे? Prime Minister will be the chairman, Chief Minister, जहाँ LG है वहाँ LG, जहाँ Governor है Governor, right? And they have to discuss this issue and how they will make India united, how they will make India integrated, right है? क्योंकि भारत में आप देखेंगे कि कास्ट लेड वायलेंस होता है, चाहे एथनिक वायलेंस होते हैं, जैसे अभी आप मणिपुर का एग्जाम्पल देख सकते हो, पंजाब का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, राइट है? पॉवर्टी रिलेटेड इश्यूज है, रीजनलिज्म का एग्जाम्पल है, लैंग्वेज के नाम पे वायलेंस होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को टैकल करने के लिए नेशनल इंटीग्रेशन की भी बात है। साथ में जो गवर्नमेंट्स के बहुत सारे स्टेप्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, चाहे आपके इकोनॉमिक प्रोग्राम से रिलेटेड है, लैंग्वेज फार्मूला है, ऑल आर रिवॉल्विंग अराउंड द नेशनल इंटीग्रेशन। गेटिंग माई पॉइंट? सो इंटीग्रेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एजेंडा। 2013 में आवर ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह हैज वंस टोल्ड दैट मुजफ्फरनगर जैसे दंगे, जो कम्युनल दंगे हैं, देश के लिए इंटीग्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, राइट है? भारत का जो इंटीग्रेशन है, आप जानते हैं कि भारत में जो इंटीग्रेशन हुआ था उस समय भी कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था पार्टीशन के वक्त। सो कम्युनल जो सेंटिमेंट्स है, जो कम्युनल जो दंगे फसाद हैं, ये सारे दंगे फसाद एक तरह से एक थ्रेट है देश के सिक्योरिटी के लिए। दिस इज द थ्रेट, राइट है? सो दिस इज द रिमार्क ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, राइट? सो दीज आर द मेजर आइडियाज दैट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन आवर प्रियम्बल, राइट? और प्रियम्बल का जो क्वेश्चन है वो फिलॉसफी से भी रिलेटेड है। सपोज दैट क्वेश्चन आस्क what is the philosophy of our constitution, you have to write the idea of the preamble, right? What are the objective, what are the goals of our constitution, you can write it, right है? So preamble, जिस तरह हम किसी बुक्स को, कोई भी बुक अगर हम पढ़ते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, हमें पता चलता है कि बुक कैसा है, किस चीज के ऊपर लिखा है। इसी तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो बातें हैं, जो प्रियम्बल की बातें हैं, उससे ये पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या फिलॉसफी है। व्हाट टाइप ऑफ गोल, फिलॉसफी वाज इनकॉर्पोरेटेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम वी द पीपल ऑफ इंडिया टिल द लास्ट लाइन एंड यू विल राइट व्हाट आर द मेन फीचर दैट वाज एडेड, राइट? 1 or 2 केसेस आप ऑल्सो लिख सकते हो। एंड जो कीवर्ड्स मैंने कहा कि इट्स अ हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट है? फॉर्मर चीफ जस्टिस थे आपका मोहम्मद हिदायतुल्लाह, राइट है? इन्होंने भी कहा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे बेसिक वैल्यू को, हमारे डेमोक्रेसी को, हमारे जस्टिस सिस्टम को जो है, जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है और इसी का रिफ्लेक्शन है, राइट? इट इज अ कोर वैल्यू ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट है? सो अगर आपको सिग्निफिकेंट पूछा जाएगा, व्हेन यू विल राइट अबाउट द सिग्निफिकेंस, यू कैन कोट टू द दिस स्कॉलर्स रिगार्डिंग द प्रियम्बल्स, राइट है? सो दीज आर द मेजर वर्ड्स, दीज आर द मेजर पॉइंट्स दैट यू हैव टू राइट. Okay, we the people of India, sovereignty, socialist, secular, democratic republic, okay, to ensure for all citizens justice, liberty, equality, fraternity, integrity, right? देश को इंटीग्रेट करना है, देश को यूनाइट करना है, कंट्री को जो है यूनाइट करके रखना है. और हमारा जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इन सभी बातों को, सभी वैल्यूज को, सभी आइडियाज को इनकॉर्पोरेट करता है और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक वैल्यू है, राइट है? मैं पहले ही कह चुका हूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, चाहे JL नेहरू जी, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस हो रहा था, डिस्कशन हो रहा था, ये सभी लोग ऑब्जेक्टिव